हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस मजेदार और डीप डाइव विश्लेषण में हम लोग डिकोड करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव के निर्माता और निर्देशक को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत के चुनाव आयोग की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया का पैमाना आखिर कितना विशाल है, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 97 करोड़, जी हाँ, 97 मिलियन वोटर्स। इस मेगा फेस्टिवल में लगभग 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस और 15 लाख से भी ज्यादा सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। मतलब ये सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का एक भारी भरकम महाकुंभ है। और इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आज के इस लेक्चर का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह होने वाला है। पहला, द सेंटिनल ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क। तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ ईसीआई अपॉइंटमेंट्स। चौथा, डिजिटल एज इलेक्टोरल चैलेंजेस। और आखिर में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ, द सेंटिनल ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिन्स। देखिए, ईसीआई कोई आम सरकारी संस्था बिल्कुल नहीं है। ये 25 जनवरी 1950 को स्थापित एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान निर्माताओं को इसकी अहमियत पता थी, इसीलिए इसको एक स्थायी दर्जा मिला। और हाँ, इसी दिन को हम देश भर में नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। अगर हम संविधान के पार्ट 15 को देखें तो आर्टिकल्स 324 से लेकर 329 तक चुनाव प्रणाली का पूरा ढांचा मौजूद है। आर्टिकल 324 ईसीआई को चुनावों के सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल की पूर्ण शक्ति देता है। वहीं आर्टिकल 326 यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज यानी हर 18 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान करता है। यही वो ढांचा है जो हमारे मजबूत लोकतंत्र की नींव रखता है। इस अधिकार की ताकत को समझने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को देखते हैं। उन्होंने आर्टिकल 324 को एक रेजर्वॉयर ऑफ पावर यानी शक्तियों का अनंत भंडार कहा है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? अगर किसी विशिष्ट चुनावी स्थिति पर संसद का बनाया कोई कानून मौन है या वहां कोई गैप है, तो ईसीआई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। ये सच में एक बहुत शक्तिशाली अधिकार है जो ईसीआई को हर हालात में लोकतंत्र बचाए रखने की ताकत देता है। बढ़ते हैं भाग 2 पर, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट्स। अब इस संवैधानिक शक्ति को धरातल पर उतारने के लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट्स हैं जिनमें अक्सर हमें सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन होता है। चलिए इसको आसान बनाते हैं। एक तरफ है आरपीए 1950 जो पूरी तरह से तैयारियों पर केंद्रित है, जैसे सीट एलोकेशन, डिलिमिटेशन और इलेक्टोरल रोल्स बनाना। इसे हम द स्टेज सेट कह सकते हैं क्योंकि ये चुनाव से पहले का ग्राउंड वर्क करता है। दूसरी तरफ आता है आरपीए 1951 जो उस स्टेज पर होने वाली एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। इसमें चुनाव का संचालन, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन और उम्मीदवारों का डिस्क्वालिफिकेशन खासतौर से सेक्शन 8 के तहत शामिल है। सीधे शब्दों में 1950 स्टेज तैयार करता है और 1951 परफॉर्मेंस को रेगुलेट करता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, एवोल्यूशन ऑफ ईसीआई अपॉइंटमेंट्स, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी एंड डिबेट्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि ईसीआई शुरू से वैसा नहीं था जैसा आज हमें दिखता है। 1950 में अपनी स्थापना के वक्त ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। बरसों तक एक ही आयुक्त ने पूरी जिम्मेदारी संभाली। फिर 1989 में इसमें बदलाव की पहली कोशिश हुई और इसे मल्टी मेंबर बनाया गया। लेकिन जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं वो 1993 में आकर एक परमानेंट मल्टी मेंबर बॉडी बनने के बाद स्थापित हुआ। इस नई संरचना में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स शामिल होते हैं। इसने निर्णय लेने की प्रक्रिया को और भी बैलेंस्ड और लोकतांत्रिक बना दिया है। अब हाल ही में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव आया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट के अनूप बारणवाल जजमेंट के बाद सांसद ने एक नया कानून पारित किया। नई चयन समिति अब कुछ ऐसी दिखती है। इसमें प्रधानमंत्री चेयरपर्सन है, उनके साथ लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर शामिल है जिन्हें प्रधानमंत्री नॉमिनेट करते हैं। सबसे अहम बिंदु यहाँ ये है कि पहले इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई शामिल थे, जिन्हें इस नए लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर से हटा दिया गया है। किसी भी पक्ष का समर्थन किए बिना एज एन एस्पिरेंट इस हालिया बदलाव को एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
मुख्य बहस अब एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस यानी कार्यपालिका के वर्चस्व और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस यानी संस्थागत स्वतंत्रता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए इन दोनों पहलुओं का लगातार मूल्यांकन होना चाहिए ताकि संस्था की निष्पक्षता पर कोई आंच ना आए। चलिए बढ़ते हैं भाग 4 पर, डिजिटल एज इलेक्टोरल चैलेंजेस, नेविगेटिंग मॉडर्न थ्रेट्स। मॉडर्न खतरों को समझने से पहले हमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी का आधार समझना होगा। याद रखिए, एमसीसी कोई स्टैट्यूटरी लॉ या कानून नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के बीच बनी एक आम सहमति, एक वॉलंटरी कंसेंसस है। लेकिन हमारे 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. शेषन ने इसे इतनी शक्ति और कुशलता से लागू किया कि आज ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। कमाल की बात है ना? परंतु आज खतरे बिल्कुल नए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक्स जैसे आधुनिक डिजिटल टूल्स वोटर्स को मैनिपुलेट करने का एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। तो ईसीआई क्या कर रहा है? वो एक बार फिर अपने रिजर्वोयर ऑफ पावर यानी आर्टिकल 324 का उपयोग करके एआई जेनरेटेड कंटेंट को क्लियरली लेबल करना अनिवार्य कर रहा है ताकि वोटर्स भ्रमित ना हो। इसके साथ ही तकनीक का एक बहुत पॉजिटिव यूज भी हो रहा है, सी विजिल ऐप। इस ऐप के जरिए कोई भी नागरिक सीधे एमसीसी वायोलेशन की रिपोर्ट कर सकता है और आयोग 100 मिनट्स के भीतर उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करता है। मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए बिल्कुल मॉडर्न सॉल्यूशंस। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, वन नेशन वन इलेक्शन फ्यूचर रिनोवेशंस। वर्तमान में हमारी चुनाव प्रणाली की पूरी संरचना को बदलने के लिए सबसे बड़े प्रस्तावित सुधार पर चर्चा चल रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली समिति ने 2024 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उन्होंने इसे लागू करने के लिए एक बड़ा क्लियर 2-फेज प्लान सुझाया है। फेज 1 में लोकसभा और सभी स्टेट असेंबलीज यानी विधानसभाओं के चुनाव देश भर में एक साथ कराए जाएंगे और फिर फेज 2 में ठीक अगले 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी इलेक्शंस जैसे पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। उद्देश्य साफ है, सारी चुनावी प्रक्रिया को एक ही समय सीमा में पूरा करना। लेकिन इस विशाल परिवर्तन को धरातल पर लाने के लिए कई बड़े कानूनी बदलाव करने होंगे। संविधान के आर्टिकल 82A, 324A और 325 में मुख्य रूप से संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। और सिर्फ यही नहीं, पूरे देश के लिए एक ही सिंगल इलेक्टोरल रोल यानी एक यूनिफाइड वोटर लिस्ट बनानी होगी। ये सिर्फ एक छोटा सा चुनावी मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल, प्रशासनिक और संवैधानिक शिफ्ट है जिसके लिए राज्यों की सहमति और जोरदार तैयारी चाहिए होगी। अगर हम दोनों पहलुओं को देखें तो वर्तमान व्यवस्था में हर कुछ महीनों में देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते हैं। इससे बार बार एमसीसी लागू होता है और सरकार के विकास कार्यों में पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति बन जाती है। ऊपर से आर्थिक बोझ अलग। इसके विपरीत ओएनओई का प्रस्ताव एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस देता है। इससे चुनाव का खर्चा काफी कम होने की उम्मीद है और बार बार आने वाली प्रशासनिक रुकावटें खत्म हो जाएंगी, जिससे सरकारें निरंतरता के साथ फोकस करके काम कर सकेंगी। तो चलिए अपने इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। कंक्लूजन एंड समरी, कोर टेकअवेज। इस पूरी मास्टर क्लास से निकलने वाले 3 कोर टेकअवेज ये हैं। पहला, ईसीआई कोई साधारण संस्था नहीं बल्कि एक संवैधानिक रक्षक है जिसे राजनीतिक और कार्यपालिका के दबाव से सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक्स जैसे तकनीकी बदलाव आज वोटर्स की समझ और चुनावी निष्पक्षता के लिए सबसे नए खतरे बन चुके हैं। और तीसरा, ओएनओई जैसे व्यापक सुधार लाने के लिए फेडरलिज्म यानी संघवाद और देश भर की मैसिव लॉजिस्टिक्स के बीच एक बहुत ही सतर्क संतुलन बनाना आवश्यक है। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम सबको एक विचार उत्तेजक सवाल पर गौर करना चाहिए। क्या वन नेशन वन इलेक्शन सच में भारत के फेडरलिज्म और इन भारी भरकम चुनावी लॉजिस्टिक्स के बीच एक असरदार संतुलन बना पाता है? अपना खुद का एनालिटिकल दृष्टिकोण विकसित करना एग्जाम्स और देश के एक जागरूक नागरिक होने के नाते बेहद जरूरी है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए नोट्स जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अपनी तैयारी पूरे जोश के साथ जारी रखिए और हम लोग जल्द ही मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनर के साथ।